नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट 25 बड़ी खबरों से। हमीरपुर के राठी कोतवाली क्षेत्र के ओडेरा गांव में तालाब में मिला अधेड़ का शव की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। गोरखपुर में 31 दुकानों पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। दुकानदारों ने जमकर जताई नाराजगी। दुकानदारों ने कहा, डबल इंजन की सरकार, अब हम गरीबों पर चला रही है बुलडोजर। ललितपुर में अवैध खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। सदर एसडीएम ने 4 डंपरों को पकड़कर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया। कुर्क की गई है गैंगस्टर्स की जमीनों पर अवैध खनन से लाई गई मोरंग फिलिंग का काम कर रहे थे चोर डंपर। कानपुर में जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट। जुआ खेल रहे सिपाहियों को किया गया निलंबित। विभागीय जांच के दिए गए आदेश। जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। हरदोई में एसडीएम ने नेताओं को दिखाया आईनिया। नेताजी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दी है धौंस। एसडीएम बोली, करो जिसने करनी है बात, न्याय होकर रहेगा। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में फंदे पर लटकता मिला युवक का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। जालौन में पुजारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। रायबरेली के भदोखर थाने के थानेदार के खिलाफ ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस में दिया धरना। युवक को फर्जी केस में फंसाने और परिजनों से नाम मिलने देने के थानेदार पर आरोप। फतेहपुर में विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने निकाली है जागरूकता रैली। जिला अस्पताल से की गई रैली की शुरुआत। कानपुर के नवाबगंज में सैकड़ों बाइक से आए युवकों ने की है शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा है ज्ञापन। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाने में पोखरे में मिला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर के हाटा नगर में निर्माणाधीन सीएचसी की तीसरी मंजिल से गिरा मजदूर की हालत नाजुक। अस्पताल में इलाज जारी। घटिया निर्माण सामग्री के प्रयोग के चलते हुई घटना। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में 20 वर्षीय युवक ने पंखे से लटककर समाप्त की अपनी जीवन लीला। फंदे से लटकता शव देख परिजनों में मचा हड़कंप। परिजनों की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। फर्रुखाबाद में हाथ मलते रह गए पुलिस। मुजरिम को अधिवक्ताओं ने भगाया। मुजरिम को लेकर पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच जमकर हुई बातचीत। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिला। गांव के बाहर खेत पर पड़ी झोपड़ी पर मिला है यह शव। परिजनों ने लगाया मृतक के भाई पर हत्या का। कानपुर देहात में तहसील भवन की पेंटिंग कर रहा मजदूर अचानक से गिर गया। गंभीर रूप से घायल हुआ मजदूर को जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेसियों में आया उबाल। अमेठी के गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसी। आक्रोशित कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय गेट पर जमकर की नारेबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया तानाशाही का। मथुरा में नगर निगम में नवरात्रों पर मातृशक्तियों को नव देवी के सम्मान से किया गया सम्मानित। 27 पूर्व महिला पार्षदों को सम्मानित किया गया। फतेहपुर में बिंदकी तहसील में कब्रिस्तान की खाली जमीन पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा। स्थानीय लोगों ने तहसील प्रशासन से की शिकायत के बाद हरकत में आए प्रशासन ने अवैध बुलडोजर से गिरवा दिया अवैध कब्जा। कन्नौज के अनौगी जिला कारागार में बंदियों ने रखा रोजा और नवरात्रि का व्रत। जिला कारागार में बंद हैं 810 बंदी। जेल अधीक्षक ने रोजदार और व्रत रखने वाले बंदियों के लिए किए हैं बेहतर इंतजाम। उत्तरकाशी के टुंडा में हुआ क्लस्टर लेवल फेडरेशन वित्तीय साक्षरता केंद्र का उद्घाटन। लीड बैंक ऑफिसर राजू कुमार सिंह और शाखा प्रबंधक सोनम ने किया विधिवत उद्घाटन। सहारनपुर में नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घंटागढ़ चौक पर राहुल गांधी का फूंका पुतला। कार्यकर्ताओं ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं। अलीगढ़ में बड़े मीट कारोबारी हाजी जहीर के ठिकानों पर छापेमारी का मामला थमा। 80 घंटे बाद आईटी की टीम 2 घरों से पूरा सामान के साथ हुई रवाना। हाजी जहीर बेटे आदिल और तौकीर को साथ ले गई थी। बागेश्वर में पूर्व युवा कल्याण अधिकारी और वरिष्ठ सहायक को 7-7 साल की हुई है सश्रम कैद। साथ ही दोषियों पर लगाया गया जुर्माना। 9 पीआरडी जवानों को फर्जी तरीके से भुगतान करने का था। संत कबीर नगर के
मेहदावल विधायक ने किया है ब्लॉक का औचक निरीक्षण। ब्लॉक पर तैनात तमाम कर्मचारी रहे नदारद। विधायक ने खंड विकास अधिकारी को दिए हैं सख्त निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हुए कहा कि नवरात्रि का पुण्य समय है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। ये मेरे लिए सौभाग्य है और इस पावन अवसर पर आज मैं काशी की धरती पर आप सबके बीच हूं। साथ ही पीएम मोदी ने टीबी को लेकर कहा है कि हमारी सरकार ने टीबी को रोकने के लिए लगातार ये काम कर रही है। मोदी ने कहा कि सरकार ने यह लक्ष्य तय किया कि 2025 तक टीबी से मुक्त भारत ये बनना है। कदम उठाया गया था जिसका असर अब दिख रहा है। तो प्रधानमंत्री ने वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान, साथियों टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। भारत ने कैसे एक यूनिक अभियान चलाया, ये जानना विदेश से आए हमारे अतिथियों के लिए बहुत दिलचस्प होगा। फ्रेंड्स, हमने टीबी मुक्त भारत के अभियान से जुड़ने के लिए देश के लोगों से निक्षय मित्र बनाने का आह्वान किया था। भारत में टीबी के लिए स्थानीय भाषा में क्षय शब्द प्रचलित है। इस अभियान के बाद करीब करीब 10 लाख टीबी मरीजों को देश के सामान्य नागरिकों ने एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने अपना पिगी बैंक तोड़कर टीबी मरीजों को एडॉप्ट किया है। टीबी के मरीजों के लिए इन निक्षय मित्रों का आर्थिक सहयोग 1000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। टीबी के खिलाफ दुनिया में इतना बड़ा कम्युनिटी इनिशिएटिव चलना अपने आप में बहुत प्रेरक है। मुझे खुशी है कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी बड़ी संख्या में इस प्रयास का हिस्सा बने हैं। निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और प्रदेश की माननीय राज्यपाल की यहां पर नेतृत्व में अब तक 2,25,000 से अधिक टीबी रोगियों को गोद लिया गया तथा उन्हें पोषण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिनमें 70% से अधिक रोगी पूरी तरह स्वस्थ होकर के उन्हें उपचार से मुक्त किया जा चुका है, उससे अपने आप को अलग हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर में टीबी जांच पर विशेष रूप से ध्यान देने की कार्रवाई भी हो रही है। प्रदेश के अंदर आज जब यहां पर वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर यह समिट आयोजित की जा रही है, तब आज पूरे प्रदेश। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रयागराज पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेपीसी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान प्रमोद तिवारी ने बनारस में दिए पीएम मोदी के भाषण पर भी जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी को सुनाई गई सजा पर भी सवाल खड़े किए हैं।
कांग्रेस न्यायालय भी जाएगी, न्यायपालिका के भी दरवाजे खटकाएगी और हमें मालूम है 2-3 केसेज हैं, जैसे लक्षद्वीप का केस बदल कर या एक आध और केस है, हमें न्यायालय से मिलेगी रिलीफ। और हम सबसे बड़ी अदालत दुनिया की जो है वो जनता की अदालत है, हम जनता की अदालत। उनका अंदाज तो ये है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि 2014 के पहले तो भारतवर्ष में सूरज नहीं निकलता था, ये तो मोदी जी ने कृपा की तो सूरज निकलने लगा। ये सब बेकार की बातें हैं। काशी आस्था विश्वास और उसका सतत विकास डॉक्टर संपूर्णानंद के समय से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री कमलापत त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री और रेल मंत्री के रूप में उसका विकास कराया। मोदी सरकार में सिर्फ एक काम हुआ, जब जापान के प्रधानमंत्री को लाए थे तो कहा था इसे क्वेटा बना देंगे। क्वेटा तो ही बना नहीं, कुछ जगहों पे जरूर कुछ किया होगा उन्होंने। और आगरा में आज सिने स्टार राज बब्बर की किताब दिल में उतरना फसाना का विमोचन यह किया गया है। और विमोचन में कई वरिष्ठ पत्रकार और शहर आगरा के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। और इस दौरान राहुल गांधी की सदस्यता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, अपील का मौका उसे करें और हमें इस देश के कानून और संविधान पर पूरा भरोसा है। देखिए, कोई किसी तरफ जा रहा हो उसकी बात में टिप्पणी करना इसलिए ठीक नहीं होता कि ये कानूनी प्रक्रिया है, इसके जवाब कानून प्रक्रिया से ही दिया जा सकते हैं। मुझे भी 2 साल की सजा हुई है, तो ये मैं ये कहूँ कि साहब अब एक अपील का प्रावधान होता है, वो अपील कर दी है, मैंने तो की है, इन्होंने भी अभी करी दी होगी, मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं तो कल से यहीं पर हूँ, आज सुबह ये खबर आई है। अभी क्या कानून की जो विशेषज्ञ हैं वो या जो वकील साहिबान हैं वो क्या करते हैं, आगे क्या नहीं करेंगे, अब कल से प्रक्रियाएं शुरू होंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और हम सब लोग इस बात को चाहे कहें कि साहब जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको मैं दोष दूं या जो नीचे है हम अपने आप को दोष नहीं, किसी का कोई दोष नहीं है। हमें इस देश के संविधान और कानून पर भरोसा है और हम उसी कानूनी प्रक्रिया को समझना चाहिए और उसी के प्रति हमारा आश्वासन होना चाहिए कि हमें अच्छा ही जो भी फल मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। और वे राहुल गांधी के समर्थन में आज राजधानी देहरादून के प्रदेश मुख्यालय से घंटा घर तक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के साथ पार्टी के बड़े नेता भी नजर आए। और वहीं इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि आज जिस तरह से बीजेपी सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, यह आम जनता जान चुकी है। वर्तमान की सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। ये नहीं चाहते कि विपक्ष की कोई भी आवाज सदन में गूंजे या देश में सड़कों पर गूंजे, तो इसलिए इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने का प्रयास किया है। पहले इन्होंने खत्म की है, पहले इन्होंने कई दिन तक सदन नहीं चलने दिया और ये देश के इतिहास में पहली बार होगा कि सत्ता पक्ष जो है वो सदन चलने से रोक रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और हम गांधी के अनुयायी हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम डरेंगे नहीं, हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। देखिए, आज जैसे राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी चुनाव हार गए थे तो इंदिरा जी ने सीटें खाली कराकर उनको लोकसभा बुलाने का काम किया था ताकि विपक्ष के सुझाव आए और सरकार काम करे। आज जो तानाशाह सरकार है वो चाहती नहीं है कि कोई उनके खिलाफ जो गलत हो रहा है उस पर कुछ बोले। राहुल गांधी जी ने महंगाई में बोला, भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में लगातार आवाज उठा रहे थे। देश के युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की, व्यापारियों की, महिलाओं की आवाज उठा रहे थे। तो आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म किया। लोकतंत्र की हत्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के तहत आज यूथ कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला है ताकि सोई गूंगी बहरी अहंकारी सरकार के कानून में आवाज जाए और उसमें हम लोगों ने इनके साथ प्रतिवाद किया। और वही उमेश पाल हत्याकांड अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने रिपोर्ट में अर्जी देते हुए पूछा था कि उनके बेटे को कहां रखा गया है, जिसके बाद सीजीएम कोर्ट ने धूमरगंज पुलिस से जवाब मांगा था, जिसके बाद आखिरकार धूमरगंज पुलिस ने कई तारीखों के बाद जवाब में बताया कि अतीक के बेटे राजनूरपुर बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं, लेकिन अभी भी मामले में सस्पेंस बरकरार है।
उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां लगातार पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की तो पूरे बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के परिवार को नामजद किया गया, जिसके बाद अतीक के 2 नाबालिग बेटे एजम और अबान को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके लिए शाइस्ता परवीन ने याचिका भी की और सीजीएम कोर्ट में अर्जी भी दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस से कई बार पूछा कि अतीक के दोनों नाबालिग बेटे कहाँ हैं। पुलिस ने लगातार जवाब दिया कि बच्चों को बाल संरक्षण गृह में रखा गया। 3 तारीख पर जहां सीजीएम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई, बार बार जवाब मांगा, तो आज अतीक के दोनों बेटे को राजरूपपुर बाल संरक्षण गृह में रखने का दावा पुलिस ने किया है और यहां पर बच्चों को रखने की बात कही। हम बता दें, एजम और अबान को बताया जा रहा है कि यहां रखा गया है। अतीक के दोनों नाबालिग बेटे यहां हैं, इसी बाल गृह में रखा गया है अतीक के बेटों को, ऐसा कहना है कोर्ट में पुलिस, धूमनगंज पुलिस का। और कोर्ट में आज ये बात धूमनगंज पुलिस ने कही है, मगर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि वहीं बाल गृह के एक कर्मचारी रमेश का कहना है कि अतीक के दोनों बेटे यहाँ नहीं, यहाँ उन्हीं लोग को रखा जाता है जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। ऐसे में अब पुलिस की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस आखिर कोर्ट को क्यों गुमराह कर रही है, अतीक के बेटे कहाँ हैं, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और इसको लेकर अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अतीक के बेटे कहाँ हैं और कोर्ट में जो धूमनगंज पुलिस ने रिपोर्ट दी है उस पर कोर्ट क्या कहती है, वे आने वाला वक्त बताएगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं और उस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतपाल मामले में एनआईए का देवभूमि में डेरा, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और पूछताछ उससे की जा रही है। अमृतपाल के अभियान से जुड़ी थी यह महिला और इस महिला को कस्टडी में लिया गया है। महिला को अपने साथ दिल्ली ले गई है एनआईए की टीम। स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे इस वक्त फोन लाइन पर बनी है। पूजा, फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, एक महिला का जिक्र इसमें हुआ है जिसको एनआईए अपने साथ दिल्ली लेकर आई है, पूछताछ उससे की जा रही है। क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? लेटेस्ट जानकारी यही है सचिन कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी छापेमार कार्रवाई लगातार कर रही है। और उत्तराखंड चूंकि यूपी बॉर्डर से सटा हुआ है और भोपाल, माफ कीजिएगा, नेपाल बॉर्डर से भी सटा हुआ है, तो इस वजह से भी वहाँ सीमावर्ती इलाका होने की वजह से भी वहाँ पर लगातार अलर्ट है। हमारे पास हरिद्वार से खबरें आ रही हैं, उधम सिंह नगर से खबरें आ रही हैं। इस बीच एनआईए लगातार डेरा जमाए हुए है। एनआईए ने आज देहरादून से एक महिला को गिरफ्तार किया है और वो महिला कौन है इसकी अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि महिला काफी समय से अमृतपाल के अभियान से जुड़ी हुई थी, वारिस पंजाब डे के अभियान से जुड़ी हुई थी। उसको फिलहाल एनआईए दिल्ली लेकर के आई है और पूछताछ लगातार चल रही है। ठीक है, चलिए पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे, एक महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पूछताछ फिलहाल उससे की जा रही है। अमृतपाल के अभियान से ये महिला जुड़ी थी, आगे क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा। फिलहाल महिला को कस्टडी में लिया गया है और एनआईए दिल्ली पहुंची है उस महिला को अपने साथ लेकर और पूछताछ उससे की जा रही है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं देहरादून से। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, महिला को अपने साथ दिल्ली लेकर गई है एनआईए की टीम और स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, अमृतपाल मामले में एनआईए का देवभूमि में डेरा, वहां पर यह टीम पहुंची थी क्योंकि खबर यही है कि अमृतपाल लगातार जो है अपनी लोकेशन भी बदल रहा है, अपने हुलिया भी बदल रहा है। कई ऐसे फुटेज भी सामने आए हैं जहां पर उसको अलग अलग जगह उसको देखा गया है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ वो नहीं लगा है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ लगातार उनसे की जा रही है। और वहीं शुक्रवार को ताज नगरी की आन बान और शान यानी कि ताजमहल की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल ये की गई है। यह मॉक ड्रिल ताजमहल के पीछे की तरफ यमुना किनारे की गई क्योंकि यमुना के किनारे से खुला एरिया है और इसी तरफ से ताज की सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा है। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल में इस बार सुरक्षा एजेंसियों ने नकली आतंकवादी यमुना के किनारे ताजमहल पर भेजे और पीएससी के जवानों ने बाहर की तरफ से मोर्चा संभाल लिया और मौके पर सीआईएसएफ के जवान भी पहुंचे। ताजमहल की सुरक्षा योजना के अंतर्गत ताजमहल में मॉक ड्रिल कराए जाने का प्रावधान है। उसी संबंध में आज एक मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया गया जिसमें विभिन्न एजेंसियों जैसे सीआईएसएफ, पीएसी, हमारा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और ताज सुरक्षा पुलिस द्वारा मिलकर विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने की तैयारी की गई। सर, मॉक ड्रिल के दौरान 2 आतंकवादी भी पकड़े गए, किस तरह?
मॉक ड्रिल में आज हमने आतंकवादी खतरे से निपटने की तैयारी की, साथ ही और भी विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने की तैयारी की। विभिन्न एजेंसियों ने अपने रोल निभाए। यमुना किनारे से ये मॉकड्रिल की गई है क्योंकि ताजमहल को यमुना के किनारे से सबसे ज्यादा खतरा है और इसी वजह से ये मॉकड्रिल की गई है। तो ताजमहल के लिए मॉकड्रिल ये हुई है, ताज की सुरक्षा को लेकर ये मॉकड्रिल की गई है। और वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रायपुर क्षेत्र में पिछले वर्ष यानी कि अक्टूबर में आपदा से प्रभावित सौंग पुल और ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह में क्षतिग्रस्त सड़कें और पुलों के पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सौंग पुल के स्थलीय निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने नदी में निर्माणाधीन सुरक्षा दीवारों के निर्माण में तेजी लाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। के समय में यहाँ पर सौंग नदी का पुल बह गया था, अन्य स्थानों पर काफी बहाव हो गया था। उन सभी स्थानों का निरीक्षण किया है और काफी काम तेजी से वहाँ पर हो भी गए हैं। जैसे पुल का निर्माण कार्य हो गया है, कई पुस्ते बन गए हैं, कहीं और काम होने हैं, चैनलाइजेशन होना है। नदियों में काफ़ी सारा ऊपर से बहा हुआ जो रॉ मटेरियल है वो आया हुआ है, तो उसका चैनलाइजेशन का भी काम होगा। उसके लिए भी आज अधिकारियों को यहाँ पर बता दिया है। निश्चित रूप से आने वाली जो बरसात है उस बरसात से पहले हमारा ये लक्ष्य है कि सभी काम जो है ठीक प्रकार से हो जाएं, जिससे कि बरसात के समय पर, आपदा के समय में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और इस क्षेत्र में जो घोषणाएं की हैं वो आने वाले समय में यहाँ के हिसाब से और आने वाले समय में एक पर्यटन। और हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को विफल बताते हुए सरकार का पुतला दहन किया है और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सरकार क्या अंकिता हत्याकांड का जश्न मना रही है या बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज का जश्न मनाया जा रहा है। पार्टी की सरकार का 1 साल का कार्यकाल निराशाजनक, हताशाजनक है। सिलेंडर सस्ता करने की जगह ब्लेंडर को सस्ता करने का काम कर रहे हैं। पहले प्रदेश का। और हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एक और करोड़ों का बजट इसमें पास हुआ है। और वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया। जिसका दिल करता है वही आरोप लगाने लग जाता है, लेकिन उसकी सत्यता पे भी बात होनी चाहिए ना। उन्होंने आरोप लगा दिए, बेबुनियाद आरोप लगा दिए, बोले जा रहे हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है। पहले वो खुद के अंदर झांक के देखें, उसके बाद दूसरे पे आरोप लगाए। बाकी हम लोग सभी माननीय अध्यक्ष जी के साथ में हैं और इस तरीके के जो भी आरोप हैं उन सबको हम लोग तो खंडित करते हैं, सभी जिला पंचायत सदस्य। और हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में आज स्वर्गीय नेत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की 82वीं जयंती मनाई गई है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके फोटो पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और हृदयेश जी के उत्तराखंड में किए गए विकास कार्यों को लेकर चर्चा करते हुए उनको याद भी किया गया। तो बड़े संघर्षों के लोग कह सकते हैं आज जो परिस्थिति है, क्या उनका बेटा मैं हूँ और जो कार्य उन्होंने करे, जो संघर्ष उन्होंने करा, उस तीव्रता की और संघर्ष की आज की राजनीति में कमी दिख रही है। आजकल बातें बनाने वाले ज्यादा लोग राजनीति में हैं। और रुद्रप्रयाग में 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के लिए सिर्फ 1 महीना शेष ही रह गया है। केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं और कहा कि संबंधित विभागों की तरफ से मार्च के अंत तक तैयारियां चाक चौबंद की जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।